हाँ जी बेटा, कल हमने प्लानिंग शुरू किया था, है ना। आपको समझ आया ना कि प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, नेचर क्या है। और हम लोगों ने यस प्रोसेस मैम। भी पढ़ी थी, स्टेप्स भी पढ़े थे, है ना। यस मैम। स्टेप्स हमने कर लिए थे कल, है ना। तो अभी हम अप्रोचेस करेंगे। यस। अप्रोचेस करनी है ना, अप्रोचेस टू प्लानिंग। हाँ जी, अप्रोचेस टू प्लानिंग जो है इसमें ये है कि जैसे जो हम, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि हर लेवल पे प्लानिंग होती है, तो फिर इसलिए इसका मतलब है कि जो अप्रोचेस हैं उसमें टॉप डाउन अप्रोच भी होगी, बॉटम अप अप्रोच भी होगी। जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें क्या है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, अलग से स्ट्रेटजीज जो है वो डिवाइस करती है, ठीक है। और वो नीचे लेवल्स में उसको कम्युनिकेट करती है, मिडिल लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे उसको कम्युनिकेट करती है। तो यहाँ पर टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, सिलेक्टेड फ्यू, वही उसके ऊपर फोकस करते हैं पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। तो ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है, ऊपर से नीचे की तरफ जो है पॉलिसीज वो बताई जाती है, बनाई ऊपर जाती है, फिर नीचे की तरफ डायरेक्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है जिसको कि ऊपर टॉप मैनेजमेंट को बताया जा रहा है, उनसे शेयर किया जा रहा है। अब इसमें क्या हो सकता होगा, नीचे से ऊपर तक क्या जाता होगा, जो पॉलिसीज बनाई टॉप डाउन अप्रोच में, उन पॉलिसीज के करके जो भी फीडबैक है, उसका जो रिव्यू है, वो टॉप लेवल को बताना पड़ता है। मतलब सुपरवाइजरी लेवल पे जो लोगों ने काम करना है उन पॉलिसीज के ऊपर एग्जैक्टली उसको एग्जीक्यूट करना है, तो वो ऊपर अपनी टॉप लेवल को बताएंगे ना कि उनको ये जो पॉलिसी है उसको वर्केबल है भी है, डुएबल है भी है कि नहीं, ठीक है। तो ये बॉटम अप अप्रोच होती है। नेक्स्ट होती है कॉम्पोजिट अप्रोच। कॉम्पोजिट अप्रोच जो होती है ना, इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली मिडिल और लोअर लेवल्स में लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को बुलाकर, जो उनके मैनेजर्स होते हैं उनके साथ जो है वो ब्रॉड पैरामीटर्स और गाइडलाइंस वो शेयर की जाती है, ठीक है। इसमें उनका सपोर्ट लेके वो प्लान्स बनाए जाते हैं और फिर अल्टीमेटली टॉप मैनेजमेंट उनको फाइनल करती है। यहाँ पे वो डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को साथ में लेके चलती है, तो उनको साथ के साथ इन्वॉल्व करती है जहां जहां पे उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे मिडिल और लोअर लेवल के कुछ लोगों को लिया जा सकता है, ठीक है। इससे ये होता है कि लोग आसानी से उसको फिर जो भी फाइनल होता है उसके ऊपर काम करने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है टीम अप्रोच। टीम अप्रोच में क्या होता है कि एक टीम बना ली जाती है, जैसे कमेटी का गठन हो जाता है वैसे एक टीम बना ली जाती है उसमें मैनेजर्स की, और इसमें कुछ एक लाइन मैनेजर्स ले लिए जाते हैं, कुछ स्टाफ के एक्सपर्ट्स ले लिए जाते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी। तो वहां की जो एक्सपर्टीज है वो ले लिए जाती है, और वो लोग जो होते हैं ना, वो टीम के अंदर एक चीफ एग्जेक्टिव होता है, और वो लोग फिर आपस में सारी बातें जो है उनको फाइनलाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और फिर उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाते हैं। तो इसमें जो बेसिकली है वो टीम वर्क जो है वो चलता है, और टीम जो है स्पेशल चुने हुए लोगों की होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब प्लान्स कौन कौन से होते हैं, हम किस किस तरह के प्लान्स बना सकते हैं। फर्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स में क्या है बेटे, स्टैंडिंग प्लान्स जो होते हैं हम बेसिकली रिपीटेडली बनाते रहते हैं, सिचुएशंस एक जैसी हैं, पता है, तो वो लंबे टाइम पीरियड के लिए हम लोग बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम टेबल, वो भी एक स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है, कि पता है कि पूरा साल चलना है, तो और वो बार बार बनेगा, मतलब हर साल बनेगा। तो ये एक स्टैंडिंग प्लान का एग्जांपल हो गया, तो रेकरिंग नेचर का होता है। तो बिजनेस एंटरप्राइज में भी कुछ ऐसी जो चैलेंजेस हैं जो रेकरिंग नेचर के हैं, जो परमानेंट हैं, तो उनके लिए पता है सोल्यूशन क्या है, तो उस सोल्यूशन को, जो एक जैसी सोल्यूशन ही हर बार निकल के आनी है, तो उसके ऊपर काम कर लिया जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, ये। सिंगल यूज प्लान्स क्या होते हैं, सिंगल यूज होते हैं जैसे कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हुई, स्पेसिफिक सिचुएशन, तो फिर उसमें उसमें उस सिचुएशन को कैसे कम्बैट करना है, कोई अपॉर्चुनिटी आई तो उसको कैसे यूज करना है, तो मतलब उसके लिए फिर एक स्पेशल अलग से सिंगल यूज के लिए एक प्लान बना लिया जाता है। लंबे टाइम के लिए वो यूज नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया बजट का, तो बजट हर साल का सेम नहीं हो सकता, एक जैसे एक्सपेंडिचर्स या इनकम्स का वो हिसाब नहीं हो सकता, ठीक है ना, टाइम टाइम में चीजें बदलती हैं।
तो आपने जो बजट बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो वो उस टाइम के लिए बनाया और बस जब जैसे ही उसके पर्पस सॉल्व हुआ और वो खत्म। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्लान्स। वैसे तो टाइप्स ऑफ प्लान्स और भी बेसिस होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पे हम जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंग उतना ही लेके चलेंगे, आपके लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मैंने आपको कल भी बताया था, क्या होती है प्रेमिसेस? जो प्रेमिसेस है उसको बेसिक क्या बोलते हैं? बेसिक, हाँ वेरी गुड, बेसिक Assumption. अजम्पशंस, बेसिक Assumption. अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, हम कुछ एक्सपेक्ट करके चलते हैं, कुछ सपोज करके चलते हैं, कुछ मन में रख के चलते हैं कि ऐसा हम सोच के चल रहे हैं कि अगर हम ऐसे चलाएंगे तो फिर हमारे को फायदा होगा। तो जो प्रेमिसेस होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग चलती है। हम कुछ आइटम्स, कुछ सिचुएशंस, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को माइंड में लेकर चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो प्लानिंग प्रेमिसेस है ये बेसिकली हमारी गेसेस और फोरकास्ट के ऊपर आधारित होती है। हम लोग कुछ माइंड में लगते हैं कि फोरकास्ट ये है कि आने वाले टाइम में अगले 2 दिनों में मौसम ऐसा होगा, तो हम उसके लिए ऐसी कुछ तैयारी करके चलें। तो उस ढंग से वो होता है कि गर्मी बढ़ने वाली है तो हम कुछ उस ढंग से अपनी तैयारी करके चलें, उस ढंग से प्लानिंग करके चलें। तो इन्होंने प्लानिंग की प्रेमिसेस को भी 3 तरह से कैटेगराइज कर दिया: इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेमिसेस, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रेमिसेस, और तीसरा है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रेमिसेस। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेमिसेस में क्या है कि जो फैक्टर्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर अगर हम कुछ मतलब एक बेस बनाते हैं जिसके ऊपर प्लानिंग करनी है, तो उसको हम इंटरनल प्रेमिसेस बोलेंगे। अब इसमें है कि मतलब आपके पास कैपिटल कितना है लगाने के लिए। ठीक है, एक बिजनेस एंटरप्राइज, उसके पास कितने फंड्स है कि एडवर्टीजमेंट कर सके, है ना, बहुत सारी बातें। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन में वो डील कर रही है, तो ये सब अंदर की बातें होती हैं, अंदरूनी बातें होती हैं, ये बाहर से कोई डिसाइड नहीं करेगा। ये आपके अपने जो हाथ में जो है उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो। जो एक्सटर्नल प्रेमिसेस है वो फिर नेचुरली एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड होगी। उसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारे फैक्टर्स आएंगे, सारे के सारे कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रेमिसेस। अब जो भी फैक्टर्स, जो भी assumptions जो मैनेजमेंट है अपने लेवल पर कंट्रोल कर सकती है उसको कंट्रोलेबल प्रेमिसेस बोलते हैं, जैसे कोई इंटरनल पॉलिसीज, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कोई रूल्स, इस तरह से। सेमी कंट्रोलेबल प्रेमिसेस क्या होते हैं? जिसके ऊपर मैनेजमेंट का कुछ हद तक कंट्रोल होता है, जैसे मैनेजमेंट की रिलेशंस। अब रिलेशंस को वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसने पीआरओज रखे हुए हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, लेकिन कुछ हद तक वो उनको डायरेक्शन दे सकती, गाइडेंस दे सकती है, फीडबैक ले सकती है, तो ऐसे वो सेमी कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, लेबर टर्नओवर है, लोग क्यों, लेबर क्यों छोड़ के जा रहा है, उन चीजों के ऊपर थोड़ा वो गौर कर सकती है, स्टेप्स ले सकती है। Finally, premises over which a firm has no control, they are known as uncontrollable premises. अब जिसके ऊपर नहीं कंट्रोल है, कुछ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं पूरे के पूरे, उसको हम बोल देते हैं अनकंट्रोलेबल प्रेमिसेस। अब इसमें क्या है, जैसे नेचुरल क्लैमिटीज है, कोई वॉर सिचुएशन हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ इस तरह से अगर ऐसा कुछ होता है तो नेचुरली वो वाली जो सिचुएशंस है वो बियॉन्ड द कंट्रोल। कोविड-19 आया था तो वो कोई, वो इंटरनल थोड़ी था, वो तो एक्सटर्नल ही था ना, अनकंट्रोलेबल ही था ना। तो फिर ऐसी चीजें जो होती है एकदम से हो जाती हैं और जो अनप्लान्ड होती हैं, तो इन चीजों को हम अनकंट्रोलेबल प्रेमिसेस कह के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रेमिसेस। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल में क्या होगा कि जैसे जो टेंजिबल होता है जिसके फिजिकल डायमेंशंस हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं जैसे मॉनेटरी यूनिट्स की बात, हम पैसे की बात लेके चलते हैं, जैसे कितने लेबर आवर्स काम हो सकता है एक लेबर से, कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, तो वो प्रोडक्शन के यूनिट्स को देखा जा सकता है, गिना जा सकता है, तो वो टेंजिबल प्रेमिसेस है। नेचुरली उसी को ऊपर अगर आप प्लान बनाओगे तो वो फिर जो प्लान है वो मतलब आपका जो प्लान है वो इन चीजों को, यूनिट्स को गिने जाने से के ऊपर बेस्ड होगा। इनटेंजिबल प्रेमिसेस क्या होगा, जैसे कि पब्लिक रिलेशंस, है ना, एम्प्लॉइज मोरल। अब हम कहते हैं कि हमारा प्लान है कि हम तो इतने यूनिट्स बना देंगे, ढेर लगा देंगे, है ना, लेकिन अगर एम्प्लॉय का मोराल ही डाउन है, अगर उसको तनख्वाह ही नहीं मिल रही टाइम पे, या कोई फर्म की रेपुटेशन ही बड़ी खराब है कि लोगों ने खरीदना ही नहीं है, तो फिर वहां पे उसके ऊपर आप प्लान्स कैसे बना लोगे? तो इनटेंजिबल प्रेमिसेस का मतलब कि जिसमें क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं किसी बिजनेस एंटरप्राइज के, तो उन क्वालिटी पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो वहां के एम्प्लॉयज जो है आपस में लड़ते तो नहीं, या एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट के साथ तो नहीं लड़ाई होती कहीं पे, किस तरह से स्ट्राइक्स तो नहीं होती है,
तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होती है। सो बेटे इसके साथ हमारा जो प्लानिंग वाला पार्ट है ना वो सारा कंप्लीट हो जाता है, जितना भी इन्होंने मॉड्यूल में दिया हुआ है और जो आपका अपने सीएमए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चाहिए जो नेसेसरी है वो सारा दिया हुआ है। ठीक है, वो हमने सारा कर दिया। इसमें क्या क्या कवर किया था, पहले तो हमने प्लानिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह किए, ठीक है जी। उसके बाद इसकी हमने नेचर की बात करी और फिर लिमिटेशंस की बात करी, ठीक है। और उसके बाद हमने प्रोसेस की बात भी करी, प्री रिक्विजिट्स की बात भी करी, कि क्या क्या जरूरी है इफेक्टिव प्लानिंग के लिए। प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स हमने डिस्कस किए, ठीक है। और फिर हमने अप्रोचेस करी और फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स किए और प्लानिंग प्रेमिसेस की बात की। तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सब समझ आ गया है। बेटे बताओ जरा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. नेक्स्ट है बेटे ऑर्गेनाइजिंग। अब नेचुरली प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट मैनेजमेंट का फंक्शन आता है वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इट इज डिफाइंड एज डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग अप ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर नेसेसरी टू एनी पर्पस एंड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स विच आर असाइंड टू इंडिविजुअल। कहने का मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम लोग पहले तो टोटल ऑर्गेनाइजेशनल जो टास्क है, जो गोल है, उसको हम डिवाइड एंड सब डिवाइड करते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में, कि करना क्या है और कौन करेगा और कैसे करेगा। ठीक है जी, उस हिसाब से कौन क्या क्या करेगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डिफाइन कर ली और डिवाइड कर ली। ठीक है, और उसके बाद हमने उसके अकॉर्डिंग डेलीगेशन भी करनी है इंडिविजुअल को, वो हमने रोल ज्यूम जो कर रहा है उसको काम भी देना है। अब कून्स और डनेल की डेफिनेशन देखो। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स थ्रू डिटर्मिनेशन एंड इनुमरेशन ऑफ activities required to achieve the goals of an enterprise and each part of it। कहने का मतलब पहले तो टास्क को डिफाइन कीजिए, गोल है क्या उसको डिटरमिन कीजिए, फिर उसको ग्रुप कीजिए, उसमें चाहिए क्या क्या, उसको अचीव करने के लिए एक्टिविटीज कौन सी करनी पड़ेंगी उसकी ग्रुपिंग कीजिए। उसके बाद उन ग्रुप्स को, उन एक्टिविटीज को हर एक को अलॉट करना शुरू कीजिए, असाइन करना शुरू कीजिए, मैनेजर को असाइन कीजिए। उसके बाद वो काम करवाने के लिए जो उसको रिक्विजिट अथॉरिटी चाहिए फिर वो दीजिए, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंटर इंफॉर्मेशनल रिलेशनशिप्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। आपस में रिलेशनशिप्स जो बढ़िया रहे, ठीक रहे, तो वो जरूरी है इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है वो हासिल हो सके। तो ये कून्स एंड ओडनेल की डेफिनेशन है, उसने प्रॉपर पूरे तरीके से स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर दिया कि क्या क्या करना पड़ेगा। जॉर्ज टेरी क्या बोलते हैं, defines organizing as establishing the effective authority relationships among selected works, persons, and workplaces in order for the group to work together effectively। जॉर्ज टेरी बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है किस तरह की इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप्स बनाओ। पहले तो टास्क को सिलेक्ट किया हो, ठीक है, और फिर उसको बांटो, उस काम को लोगों के बीच, काम के बीच, और काम जहाँ पे हो रहा है वहां पे, ताकि सारा ग्रुप मिलकर इकट्ठा अच्छे से काम कर सके। तो बात उन्होंने वही कही है, बस उनका तरीका और अंदाज अपना था। तो आप इसमें वर्ड्स जो है वो अपने थोड़े से लर्न कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड वर्क्स, पर्संस एंड वर्क प्लेसेस, इसमें ये दिया। अगर लुइस एलन की डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling the people to work most effectively together in accomplishing the objectives। तो ये भी डेफिनेशन कुल मिला के ना, वो जो ऊपर दिया हुआ है जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन है या फिर कून्स और डनेल की डेफिनेशन है, उससे मेल खाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी जैसी है। बस इसमें वही थोड़ा सा कह लीजिए कि वर्ड्स का पैटर्न आगे पीछे है। तो इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना वर्क को, फिर डिफाइन एंड डेलीगेट करना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और फिर इसी के चलते रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करना। ठीक है, ये है। तो आपने, आपको मतलब कि ये है कि आपने इसको रट्टा नहीं लगाना है डेफिनेशंस को, बट आपको समझ होनी चाहिए कि कून्स और डनेल ने कहाँ से बात शुरू की, किस पे जोर दिया, जॉर्ज टेरी क्या बात कर रहे हैं, और लुइस एलन जो है उनकी डेफिनेशन बाकी डेफिनेशन से कहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। Yes, ma'am. Yes. अब नेक्स्ट है, इन एसेंस ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन दैट डील्स विद अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज, कोऑर्डिनेशन ऑफ टास्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, शेयरिंग ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जो जब हम नए एम्प्लॉयज को लेके आते हैं एंटरप्राइज में, तो वहां पे उनकी जान पहचान कराई जाती है, ठीक है, लोगों के साथ, काम के साथ, ठीक है। तो वहां पे जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका बहुत जरूरी एक फंक्शन आ जाता है, एक सिग्निफिकेंट जो रोल आता है आगे,
ठीक है, उसमें ओरिएंटेशन जो है वो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन का ही पार्ट प्ले करते हैं। तो इसमें उनको वर्क स्किल्स और एबिलिटीज के साथ उनकी जान पहचान कराई जाती है, उनको रोल बिहेवियर सिखाया जाता है कि क्या टिकट्स उनसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और जो वर्क ग्रुप में है वहाँ पे क्या नॉर्म्स एंड वैल्यूज फॉलो की जा रही है। ठीक है, तो ये उनको बताया जाता है। अब जो प्लेसमेंट होती है, ये जो ऊपर था ये बात कर रहे थे वो ओरिएंटेशन की थी। जो प्लेसमेंट है इसमें आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द जॉब व्हिच एन एक्सेप्टेड कैंडिडेट इज टू बी असाइंड एंड इज असाइनमेंट टू दैट जॉब। कि मतलब एक जॉब उसको बता देनी कि तुमको ये काम करना है, ठीक है, और तुम्हें ये काम असाइन किया गया है, और उसके बाद मतलब कि काम को काम करने वाले के हवाले करना, उसको जो भी चाहिए वो सब चीजें प्रोवाइड करना, ठीक है जी, और उसको प्रॉपर बता दिया जाता है कि तुम्हारे से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। जो प्रॉपर प्लेसमेंट होती है उससे क्या होता है, अगर एम्प्लॉय को आपने सही ढंग से किसी भी मशीन या इससे जोड़ दिया तो फिर एम्प्लॉय जो है वो खुश होकर काम करेगा, उसकी टर्नओवर नहीं होगी, वो एब्सेंट नहीं होगा, काम पे आएगा रेगुलर, और उसका मोराल भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये छोटी सी दो बातें थी, तो ये तो मैंने लेक्चर्स को बता दिया है। अब इसमें ये है कि प्रोसेस क्या चलती है ऑर्गेनाइजिंग की। As a function of management, organization जो है includes the following steps: identifying the work, grouping the work, establishing formal reporting relationships, providing for measurement, evaluation and control, delegation of authority and responsibility and coordination. तो functions जो है इसके, तो उसमें जो organizing second function आता है। अब इसके जो steps हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। आइडेंटिफाइंग दी वर्क, पहले तो वही बात है, इन्होंने डेफिनेशन को तोड़ के अब फिर से उसको डिटेल में बताना शुरू कर दिया। ये मैंने पहले भी बताया। तो सबसे पहला क्या काम है कि काम करना क्या है उसको पहचानिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, उसके लिए एक अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो जॉट डाउन करके रखिए। ठीक है, और जो काम है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसको डिवाइड एंड सब डिवाइड किया जा सके, कोई भी एक इंडिविजुअल टोटल काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ताकि इससे ये भी है कि अगर एक इंडिविजुअल को सारा ही काम दे दिया जाएगा तो नेचुरली उसको एक्सपर्टीज नहीं मिलेगी, वो गलतियां भी करेगा। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसी ने साइकिल बनाना है, कोई फैक्ट्री है जैसे मुंजाल्स की, हीरो साइकिल्स की, है ना, तो अगर हम एक वर्कर को कहें कि तुमने बेटा शुरू से ए से लेके जेड तक साइकिल का सारा कुछ करना है, तो 100 वर्कर लगाए, उनको कह दिया 100 साइकिल बनाने हैं, तो इसका मतलब है कि एक वर्कर पूरे का पूरा जो साइकिल के स्टेप्स हैं, उसका हैंडल है, उसकी जो वो गद्दी है, उसका जो वो पीछे कैरियर होता है ना, वो सारा कुछ, उसका जो बीच में टायर ट्यूब लगानी है ना, वो सारा कुछ उसने सारा ए टू जेड सारी प्रोसेस एक एक, एक ने अलग अलग से करनी है। तो नेचुरली उसमें क्या दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी? lack of specialization. क्या दिक्कत आएगी उसमें अगर हम 100 वर्कर्स को 100 साइकिल बनाने को बोले और ये कहें कि ए टू जेड हर बंदे ने साइकिल पूरा पूरा बनाना है, क्या दिक्कत आएगी? Lack of specialization. हाँ जी, Lack of coordination नहीं रहना है। कोऑर्डिनेशन नहीं रहना, और क्या? वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों? मैम बोलिए। मैम लेबर ज्यादा होगी, खर्चा ज्यादा लगूगा जी, ज्यादा जने होंगे। खर्चा ज्यादा होगा, क्यों होगा? मैम लैक ऑफ एफिशिएंसी और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। दोबारा बोलो। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी। बिल्कुल ठीक। आप सब लोग जो है ना बोल तो ठीक रहे थे, पर थोड़ा सा ट्रैक से इधर उधर हो रहे थे। बेटे जब इसमें जो है ना बेटे, ये वही वाला आता है ना जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, तो अगर आप काम को बांट के, ठीक है, वो नहीं दोगे ना, तो अगर एक बंदा सारे पार्ट्स कर रहा है तो हर एक के पास एक्सपर्टीज थोड़ी है सारे पार्ट करने की। ठीक है, किसी को अगर आप 100 वर्कर्स में से बांट के दो काम, एक ग्रुप ऑफ लोग जो है वो सिर्फ हैंडल बनाएंगे, एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जो सिर्फ गद्दी बनाएंगे, है ना, जिस पे बैठते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो टायर ट्यूब्स को लगाने का उसके ऊपर काम करेंगे फ्रेम के ऊपर। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कैरियर बनाएंगे उसका जो पीछे होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब वो लोग रिपीटेडली काम को करेंगे, एक जैसे काम को करेंगे, तो नेचुरली वो एक्सपर्ट्स होते जाएंगे, उनकी गलतियां कम होगी, गलतियां कम होगी तो नेचुरली खर्चा कम होगा, है ना।
तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट कट होती जाएगी, कटिंग होती जाएगी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो नेचुरल है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो ये है, इसमें ये सारी बात आती है। ठीक है जी। ग्रुपिंग द वर्क, अब इसमें है कि आप डिवाइड कर रहे हो काम को, एक जैसे काम को ग्रुप में ले आओ, ये क्लासिफिकेशन में भी हम लेके आते हैं। उसके बेस पे डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स बना दी जाएं, और उसके साथ जो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग जो एक जैसे काम है वो एक बंदे को दिए जाएं, कोई डिफरेंट है तो वो दूसरे को दिए जाएं। ठीक है, तो ये है, दीज डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स आर देन मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल कॉल्ड मैनेजर। तो वो जो उसको सुपरवाइज करेगा उस डिपार्टमेंट को, तो उसको हम मैनेजर बोल देंगे। तो डिफरेंट, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो डिपार्टमेंट्स ज्यादा होंगे, अगर छोटी है तो डिपार्टमेंट्स कम होंगे। ठीक है जी, समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट बेटे एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब ठीक है, सभी लोगों को आपने जैसे काम बांट दिया है, अब ऊपर सुपरविजन भी हो रही है, जो मैनेजर सुपरवाइज कर रहे हैं। अब साथ के साथ एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ ये भी तो देखा जाना चाहिए ना कि टारगेट कहाँ तक मीट हो रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि आप लोग रिपोर्टिंग करवाते हो। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि एक अलग से जो है इंडिविजुअल्स, उनके पास रिपोर्ट किया जाए कि कितना टारगेट हासिल हुआ, ताकि डिटेल्स पता चल सके काम की, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसे छोड़ नहीं देना है काम देके तो अपने आप करते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है। नेक्स्ट है बेटे प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। तो जब नेचुरली रिपोर्टिंग होगी तो उसमें फिर मेजर भी किया जाएगा कि जो काम है वो कितना बड़ा है, इसको कितने दिन लगने चाहिए और कितने दिन लग रहे हैं। ठीक है, फिर उसको इवेल्युएट किया जाएगा, माप तोल के बाद अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी नजर आएगी तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरह से जो ये सारी की सारी प्रोसेस है ये चलेगी, और जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल की वो मेजर भी होगी, इवेल्युएट भी होगी और कंट्रोल भी की जाएगी एट पीरियोडिकल इंटरवल्स। तो यहाँ से जो डिविएशंस हैं वो पता चलती रहेंगी और उसके ऊपर रेक्टिफाइड मेजर्स लिए जा सकेंगे, करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकेंगे। नेक्स्ट है बेटे डेलीगेटिंग अथॉरिटी। अब जो अथॉरिटी का मतलब है कि काम करवाना, क्या जो अधिकार है वो, कि राइट टू एक्ट एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस, एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम अदर्स, दूसरे से आज्ञा मनवानी। ठीक है, जो मैनेजर जो है अगर वो अथॉरिटी नहीं देगा ना काम करने की तो कोई भी काम कर नहीं पाएगा। तो उसको साथ के साथ जो है वो ड्यूटीज के साथ साथ वो अपने मैनेजर जो है वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो लिमिट्स हैं वो भी तय करके चले कि किस काम के लिए कितना जो अधिकार क्षेत्र जो है एम्प्लॉय को दिया जा सकता है। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, इंडिविजुअल्स ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, अभी आप में से भी किसी ने बोला कि कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन वहां पर जरूरी हो जाती है जहां पर आपस में डिफरेंट ग्रुप्स का काम जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, और अगर कोऑर्डिनेशन होगी, प्रॉपर तालमेल होगा, तो फिर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, है ना। अगर आपस में बात ही नहीं की हुई है, किसी तरह से आपने डिस्कस ही नहीं किया हुआ, तो फिर इसमें है कि कई लोग ये ना हो कि साइकिल के हैंडल ज्यादा बन गए हैं, गद्दियां कम हो गई हैं, और जो टायर ट्यूब्स हैं वो अरेंज ही नहीं हुई हैं, तो फिर वो साइकिल कैसे तैयार होगा। ठीक है, मैं वही एग्जांपल सारा लेके चल रही हूँ इसमें ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है जी, तो इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होनी बहुत जरूरी है। हाँ जी बेटे। मैम एक क्वेश्चन पूछना थी। हम ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਦੇ ਆ EMPLOYE ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ EMPLOYEਜ਼ ਜੀ मैनेजर ਨੂੰ। ये बेटे डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कितना कुछ ज्यादा पार्टिसिपेटिव जो मैनेजमेंट है उसको फॉलो कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। अगर तो जैसे हमने ऊपर किया था ना प्लानिंग में, अगर वो कॉम्पोजिट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, अगर वो टीम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने कितना को फ्रीडम दिया हुआ है लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को कि वो पार्टिसिपेट कर सके। तो प्रैक्टिकली अगर कोई भी एंटरप्राइज सक्सेसफुल होती है ना तो वो अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को भी साथ में लेके चलती है, हवा में अपने आप से ऊपर से नहीं। आजकल बिल्कुल भी ये रिवाज नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि आपने दे दनादन बड़ी ऑर्डर पास कर दिया और वो हो जाएगा। ठीक है,
ऑर्डर पास कर देने से कोई काम नहीं करता है, काम करवाने के लिए। इसीलिए तो बोलते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि इस तरह का एक प्रबंध जिसमें कि काम करवाया जा सके, वो भी किसी डर के बिना, वो भी किसी जोर के बिना, वो एम्प्लॉयज की अपनी मर्जी से। तो इसका मतलब कि बड़े ही ध्यान से, बड़े ही डिप्लोमेटिक होकर, बड़ी टैक्टफुली लोगों के साथ बात करते हुए उनको मनाकर जो काम कराया जा सकता है, उसी को ही तो मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसी में ही ये चीज भी आ जाती है कि अगर किसी ने, अगर आप जैसे बोल रहे हो अभी कि मैनेजर ने काम दिया और एम्प्लॉय जो है अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर मैनेजर जो है वो स्ट्रिक्ट होकर चलता रहेगा तो ये भी हो सकता है किसी टाइम पे आके कोई एम्प्लॉयज कहना ही मानना बंद कर दे। तो मतलब ये थोड़ा सा एक मैनेजमेंट की अपनी जो वर्किंग स्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्राइज है उसको पता होता है कि अगर मैंने इनसे काम लेना है तो मुझे इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ जी, ये सारा था बेटे ऑर्गेनाइजिंग का। अब नेक्स्ट जो है फंक्शन वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग केपेबल एंड कॉम्पिटेंट पीपल टू फिल ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू ऑपरेटिव लेवल। अब इसमें स्टाफिंग में क्या है, एक्चुअली होता है मैनिंग द पोजीशंस, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जहां पर जिन लोगों की जरूरत है ना, जितने को कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, और वहां पे वेकेंट पोस्ट हैं टॉप लेवल से लेके ऑपरेटिव तक, तो उनको जो फिल करने का जो काम है, जिसमें सिलेक्शन भी आती है, रिक्रूटमेंट भी आती है, प्रमोशन भी आती है, ट्रांसफर भी आती है, उस सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। अब इसमें डेल्टन मैकफरलैंड ने डेफिनेशन दी है, स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय व्हिच मैनेजर्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज केपेबल एम्प्लॉयज। मतलब ये स्टेप्स होते हैं स्टाफिंग में कि आप रिक्रूट करवाते हो, फिर सिलेक्ट करते हो, फिर डेवलप करते हो उनको, ठीक है। तो ये इन चीजों के बारे में किसने बताया? डेल्टन मैकफरलैंड ने। अगर हम कून्स एंड ओडनेल की बात करें तो स्टाफिंग इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन विच इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेटिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशन, रिटायरमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। तो इन्होंने कून्स ओडनेल ने ये तीन चीजों से आगे चलकर और भी चीजें इसमें ऐड कर दी, और भी टर्म्स ऐड कर दी कि जो सिलेक्शन, जो स्टाफिंग है उसमें हम क्या क्या लेके चलते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेटिंग, ट्रेनिंग, ये सारा कुछ लेके चलते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कून्स ओडनेल की डेफिनेशन है। बैरिज जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं स्टाफिंग को? फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। भरते रहना और वो भरी रहे, कहने का मतलब ये ना हो कि भी जो लोग हैं वो आए, ज्वाइन किया और छोड़ के चले गए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस डेफिनेशन में आपके पास कैचिंग वर्ड्स कौन से हैं? इस डेफिनेशन में आपके पास कैचिंग वर्ड्स कौन से हैं कि पता चल जाएगी डेफिनेशन किसकी है? कौन से दो वर्ड्स हैं? फिलिंग मैम फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। हाँ ये है, ठीक है। So staffing is concerned with the placement, growth and development of all those members of organization whose function is to get things done through the efforts of other individuals. नेक्स्ट आ गया बेटे इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर देखो हमने ये बात करी बार बार कि जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो 4th फैक्टर है वो सही होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए। तो वो एंटरप्रेन्योर की बात, अब एंटरप्रेन्योर ने भी आगे जो काम करवाने हैं मशीनों ने अपने आप तो नहीं कर देने, तो नेचुरली वहां पे कुछ लोग चाहिए जो सही ढंग से मशीनों को चलाएं, काम को करें, है ना, ऑफिस वर्क हो तो वो भी अच्छे से करें। तो इसका मतलब स्टाफिंग में हम उन लोगों की भर्ती की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ से हमारे को कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड जो पीपल हैं वो ढूंढने में मदद मिलती है स्टाफिंग के फंक्शन के थ्रू। और जब राइट मैन ऑन द राइट जॉब आ जाता है तो नेचुरली उत्पादकता जो है वो बढ़ती है। और इसके साथ हमारे को ये पता भी चलता रहता है टाइम टू टाइम कि स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर रही है तो ज्यादा लोग चाहिए होंगे, ठीक है। और से ये भी पता चलेगा कि टॉप पोजीशन पे कैसे लोगों को लेके जाना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी है या प्रमोशन करनी है। तो प्रमोशन पॉलिसी भी इसके तहत ही जो है वो डिसाइड की जाती है। और लोगों को कैसी कैसी ट्रेनिंग्स देनी है, जो काम कर रहे हैं उनको डेवलप कैसे करना है, ताकि वो आसानी से जो नया नए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको सीख सकें, समझ सकें, ठीक है। तो ये है। इसके बाद है कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसको भी जो है बेस्ट यूज किया जा सके, वो भी जरूरी है। तो ये सारा कुछ स्टाफिंग के फंक्शन में कवर होता है, और इसके लिए वो तभी लोग जो है वो अच्छे से काम करेंगे अगर उनको एडिक्वेट जो रेम्युनरेशन पे की जाए, ठीक है जी।
एडिक्वेट रेम्यूनरेशन अगर उनको पे की जाएगी, मतलब मेहनताना दिया जाएगा, और उनकी मोराल जो है वो हाई रहे, जॉब सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है, ये सारा कुछ है। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम क्या है, टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के बेस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि भाई कैसे हम किस लोगों को कहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, किसको प्रमोशन दे सकते हैं, किसको जो है वो निकालना है या वो निकल जाएगा, कौन रिटायर होने वाले हैं, कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, वो सारी बातें। तो ये जो डेटा है ये स्टाफिंग डिपार्टमेंट के पास, जो एचआरडी डिपार्टमेंट है उनके पास रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बेटा स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस जो है इसमें सबसे पहले आपके पास है अलग अलग पॉइंट्स हैं इसमें, ये देखो स्टाफिंग प्रोसेस क्या है। इट इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन with right number of people at the right place and at the right time so that organization will be able to achieve its goals effectively। तो स्टाफिंग प्रोसेस में क्या है कि एक सही जो नंबर में लोग जो हैं सही जगह पे ज्वाइन करें, ठीक है, और वो काम को इफेक्टिवली कर सके। कहीं पे भी हम रॉन्ग हो गए कि लोग ज्यादा चाहिए थे हमने कम लगाए, या कम चाहिए थे हमने ज्यादा लगा दिए, तो वो फिर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बोझ भी बन जाते हैं, तो रॉन्ग प्लेसमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मैन पावर प्लानिंग, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी बोलते हैं। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि मैन पावर प्लानिंग इज आल्सो नोन एज डैश, तो वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इसको क्या है? ये प्रोसेस ऑफ डिटर्मिंग एंड एश्योरिंग that the organization will have an adequate number of qualified persons available at the proper times performing jobs which meet the needs of the entire enterprise and which provide satisfaction for the individuals involved। तो ये डेल एस बीच की डेफिनेशन है। इसमें ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले हम ये पता कर किया जाना चाहिए कि कितने लोगों की, क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है, ठीक है, और फिर उसके साथ कि उनको किस किस टाइम पे जरूरत है, जॉब्स कौन कौन से हैं जो चाहिए, जिसके लिए वो लोगों जो एम्प्लॉय करने चाहिए, और उनको हमने सेटिस्फाइड कैसे रखना है। तो ये आपने ये भी इस तरह से लर्न करनी है कि ये डेफिनेशन किसकी दी हुई है, ठीक है, तो इसके स्टेप्स ही दिए हुए हैं। उसके बाद है, अब उसी डेफिनेशन के बेस इन्होंने जो है वो स्टेप्स बताए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन सी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज चाहिए उन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। उन स्किल्स के हिसाब से ही एडवर्टीजमेंट की जाती है कि हमारे को जो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो एडवर्टाइज करते हैं हमारे को किस किस तरह के लोग चाहिए, हमारे को कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, हमें एमबीए चाहिए कि हमें किसी तरह से कोई लॉ वाले जो ग्रेजुएट्स हैं वो चाहिए, या हमें सीएमए चाहिए, या हमें सीएस चाहिए, है ना, वो सारे। तो उसके काम के हिसाब से डिसाइड होता है और उसी के हिसाब से जो लोग हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। अब इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। पहले है रिक्रूटमेंट। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग में फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो है उसमें हम लोग जो है, जो एक बिजनेस एंटरप्राइज है वो क्या करती है, वो एक बहुत बड़ा पूल जो है वो क्रिएट कर देती है लोगों का। वो कैंडिडेट्स के लिए एडवर्टीजमेंट निकालती है कि मैक्सिमम लोग जो है वो अप्लाई करें, जो लुक्रेटिव सैलरी है वो सब बताई जाती है ना। तो वो होता है इसमें बेसिकली ये कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, ये इसका बेसिक पर्पस होता है। डेली ऑर्डर ने डेफिनेशन दी है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द सोर्सेज ऑफ मैनपावर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टाफिंग शेड्यूल एंड टू एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर्स फॉर अट्रैक्टिंग द मैनपावर in adequate numbers to facilitate effective selection of an efficient workforce। तो रिक्रूटमेंट में ना आप ये जो वर्ड है अट्रैक्टिंग, ये बार बार देखेंगे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई करवाया जाता है, ठीक है, हमको बता कर कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। जो सिलेक्शन है वो रिक्रूटमेंट का बिल्कुल उलट है, ठीक है। सिलेक्शन जो है वो नेगेटिव स्टेप हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि रिक्रूटमेंट में ज्यादा लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, तो सिलेक्शन में उनमें से शॉर्टलिस्ट करके कुछ लोगों को चुन लिया जाता है जिनकी जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन के साथ आपस में मैच कर जाती है। अब जो लोग सिलेक्ट हो गए, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको ओरिएंट किया जाएगा ताकि वो अपने माइंड सेट को तैयार कर सके कि काम कैसे करना है। और जब वो ट्रेनिंग मिल जाती है उसके बाद उनको उनके असली जॉब पर प्लेस कर दिया जाता है। सो प्लेसमेंट रेफर्स टू assigning रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, आइडेंटिफाइंग हिम विद अ पर्टिकुलर जॉब। अगर तो पर्सन एडजस्ट कर लेता है जॉब के साथ तो उसको मतलब वो प्रॉपरली प्लेस हो गया। अगर उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं एडजस्ट करने में, है ना, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, सुपीरियर की वजह से भी आ सकती है, पीयर ग्रुप की वजह से भी आ सकती है। तो अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उस प्रॉब्लम को उसने एड्रेस करना है, उसने बताना है,
और वहीं से समझ आना शुरू हो जाएगा कि वो प्रॉपरली प्लेस्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इंडक्शन की छोटा सा डेफिनेशन दी है। इंडक्शन क्या है? Induction refers to the introduction of a person to the job and organization. The purpose is to make the employee feel at home and develop a sense of pride in the organization and commitment to the job. इंडक्शन में क्या है कि आप जो जॉब के साथ पर्सन को आपस में रूबरू करवाते हो, इंट्रोड्यूस करवाते हो। ठीक है, प्रॉपर इंडक्शन जो है उससे पता चलता रहेगा कि जो एम्प्लॉय है वो एक अच्छा स्टार्ट कर पाएगा और काम को बड़े अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है। अब जब हमने रिक्रूटमेंट की और सारे स्टेप्स की बात करी, तो नेचुरली रिक्रूटमेंट जो अपने अपने फर्स्ट स्टेप है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। तो यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा सा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात भी करेंगे। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? इसमें बेसिकली दो तरह से इसको कैटेगराइज किया हुआ है कि इंटरनल सोर्सेज है एंड एक्सटर्नल सोर्सेज है। इंटरनल सोर्सेज जो हैं उसमें क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन विद इन, मतलब जो लोग हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। जहां जहां पे भी कहीं भी कोई स्किल्ड या एक्सपीरियंस लोग चाहिए तो वह विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन से ही चुन लिए जाते हैं। तो इसको बोल देते हैं इंटरनल सोर्स। अब इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली रिक्रूटमेंट जो है, इसे जो अंदर के इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है वो अंदर के लोगों को एनकरेज करती है कि वो भी टॉप पोजीशंस पर पहुंचे, उनकी प्रमोशन हो। तो जो राइट लोग हैं वो वेकेंट पोजीशंस पर पहुंचते हैं और वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब इसमें जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो तो काफी सालों से पहले ही काम कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे। ठीक है। और खर्चा भी कम होता है क्योंकि बाहर से अगर आप रिक्रूट करवाओगे, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, है ना, कंडीशंस कुछ पूरे करने पड़ेंगे, वो सारा कुछ है। तो इसमें ये प्रेफर की जाती है एज कंपेयर टू कि हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करें। लेकिन कुछ एक दिक्कतें भी आती हैं इंटरनल सोर्सेज में। अब दिक्कतें क्या हैं कि मतलब एक बिजनेस एंटरप्राइज अगर अपने अंदर से एम्प्लॉयज को बस ऊपर की पोजीशंस पर लेके जाती है, तो उसे ऐसे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है या उनको बाहर से कोई लोग मिल नहीं रहे हैं। ठीक है। तो वो अदरवाइज तो एक यंग टैलेंट जो है, जो बाहर से जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए। ठीक है। तो अब इंटरनल सोर्सेज से जब रिक्रूटमेंट होती है तो नेचुरली कुछ थोड़ी बहुत हेरा फेरी होने के चांस भी होते हैं, बायसनेस होने का चांस होता है, फेवरेटिज्म का चांस होता है ना, कि लोग जो हैं वो अपने हिसाब से, बारी किसी और की है, टर्न किसी और की है, किसी और को प्रमोट कर दिया। ठीक है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें ये भी है कि जो लोग पुराने लगे हुए हैं, अगर आप उन्हीं को ही प्रमोट करते जाओगे तो हो सकता है कि वो नई टेक्निक्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस ही ना करें। तो ऐसे में तो ऐसी रिक्रूटमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये एक तरह से फिर जो उनका जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है उसको कम कर देती है एक तरीके से। ये जो लोग जिनको प्रमोट किया जाता है, एक तरह से कहते हैं कि वो तो निठल्ले हो चुके हैं, उनको तो आदत पड़ी हुई है, उनको ऑर्गेनाइजेशन का पता भी है, उनको ऑर्गेनाइजेशन से कोई डर भी नहीं लगता कि उन्हें कुछ कहा जाएगा। तो एक तरह से टॉप लेवल पे जो लोग बिठाए जाने चाहिए, वो मतलब एक सोच है, वो कहते हैं कि वो सही वाले लोग होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, जो काम को बड़ी फुर्ती के साथ करवा पाए। तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट की बात है। नेक्स्ट है बेटे एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में अगर हम बात करें तो इसमें ये है कि हम लोग अंदर से एम्प्लॉइज को मौका देने की बजाय बाहर के सोर्सेज के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे हैं। जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बाहर के सोर्सेज पर रिलाई करते हैं। उसमें है जैसे पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वो लोग जो है वहां से उनको लिया जा रहा है, उसमें हर तरह के लोग आ जाते हैं, स्किल्ड सेमी स्किल्ड जो भी। एडवर्टीजमेंट दी जाती है न्यूज़पेपर में या कई जर्नल्स में कि ऐसे लोग जो वो जुड़े हमारे साथ, वो अप्लाई करें जॉब के लिए। कई तरह से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रिक्रूटमेंट होती है जिसको हम कैंपस रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। वहां पे जाके इंटरव्यू ली जाती है। जो अच्छे इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स होते हैं, अब जैसे सीएमए आप करोगे तो सीएमए में भी जैसे आप जब इंटर क्लियर कर जाओगे उसके बाद आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होगा। और वहां पे ये है कि जब आप फाइनल उसमें कर रहे होंगे लास्ट लेवल पे, तो वहां पे कैंपस रिक्रूटमेंट जो है वो होती है। ठीक है। तो उससे फायदा है, दोनों पार्टीज को फायदा है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, और जो वहां पे भी पढ़ रहे होते हैं उनको अभी उनकी पढ़ाई खत्म भी नहीं हुई होती, उनकी सेटलमेंट जो है वो पास साथ के साथ हो जाती है। ठीक है। तो जो एम्प्लॉय वॉक इन है, मतलब वॉक इन इंटरव्यू कई बार रखी होती है ऑर्गेनाइजेशन ने।
ठीक है। या कई बार अगर एम्प्लॉई जो है अपने लेवल पे खुद ही आ जाए तो अनइनवाइटेड एप्लीकेशन, जैसे कि उसको नौकरी की जरूरत है, वो खुद ही अपना जो है रिज्यूमे या सीवी जो है वो दे जाए, तो एम्प्लॉई डायरेक्टली जो वॉक इन कर जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, खुद ही कहता है मुझे काम दे दीजिए, तो अगर सचमुच वहां पे काम की जरूरत है तो नेचुरली उसको वहीं के वहीं साथ में जॉब मिल जाती है। कई तरह के रेफरेंसेस जो है वो यूज होते हैं, जैसे कोई सिफारिश ले आए किसी का, है ना, कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है वो दूसरे नए बंदे की सिफारिश डाल दे, तो उस बेस पे भी किसी बाहर के बंदे को मौका दिया जा सकता है। तो ये सारे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेथड्स हैं। कई बार जैसे गेट हेयरिंग, गेट पे कोई पूछने के लिए आया, उसको रख लिया गया, ठीक है। तो ये है। अब इसके मेरिट्स क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बहुत बड़ा एक पूल मिल जाता है जिसमें से वो लोगों को चुनते हैं, तो उनके इसके लिए उनके पास एक बेटर कैंडिडेट जो है आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। उसके बाद ये भी है कि भाई उनको किसी तरह की कोई बायसनेस जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती, जो किसी की तरफ कोई फेवर करना, है ना, फेवर नहीं करना, उनको ये लगता है कि क्या जरूरत है फेवर करने की, तो जो हमारे को सब जो अनजान लोग उनके सामने इकट्ठे एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो वो उसी में से चुनेंगे, ठीक है जी। अब लिमिटेशंस क्या हैं, जो पर्सनल जो चूज किए जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, कई बार उनकी सेटिंग नहीं होती एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ, तो उनके लिए वो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो होते हैं वो जो सोचते होते हैं कि हमारे को प्रमोट किया जाए, उनके सामने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरह बाहर से लोगों को लाके रख दिया गया, तो वो आपस में डिससेटिस्फाइड फील करते हैं, तो कई बार उनको ये लगता है कि उनके साथ तो धक्का हो गया, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम होगी। एक्सटर्नल सोर्सेज जो है कॉस्टली भी रहेंगे नेचुरली। आप खुद सोचो कि किसी बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर से किसी को आपने नौकरी दे दी, वो एक अलग चीज है, और अगर आपने बिजनेस एंटरप्राइज की नौकरी नहीं मतलब प्रमोशन दे दी, और अगर आपने किसी को प्रमोशन नहीं दी अंदर से लेकिन बाहर से कोई कैंडिडेट सिलेक्ट किया, तो वो सारा खर्चा जो है सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का, उसको चुनने का, रिक्रूट करने का, वो सारा खर्चा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एडिशनल बर्डन बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था रिक्रूटमेंट को लेके। आपको समझ आ गया बेटा सब कुछ? बताइए। यस कोई मैम। पॉइंट नहीं यस समझ मैम। आया तो प्लीज पूछ लीजिए। सारे फैक्टर समझ आ गए? यस मैम। एक प्रॉब्लम है, डाउट है। बोलो। एक्सटर्नल सोर्सेज के मैम जो पॉइंट है, फोर्थ और फिफ्थ, वो समझ नहीं आया। एम्प्लॉयज वॉक-इन्स ते एम्प्लॉयज रिफरल्स। एक मिनट, एक मिनट। एम्प्लॉय वॉक इन्स, हाँ जी, कौन बताएगा? समृद्धि आप बताओगे? मैम मैं हम्म, बताऊँ? बताओ। मैम जिसको जॉब चाहिए मैम ना, वो इस अपने आप आता है ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ जी, दोबारा बोलो। मैम जिसको काम चाहिए, जॉब चाहिए, वो अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है और अपना मतलब जो रिज्यूम वगैरह पकड़ा के जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, एम्प्लॉय जो है वो वर्क कर रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन, खुद ब खुद ही आ रहा है, ठीक है, और वो अपनी एप्लीकेशन देके जा रहा है, तो इसको हम अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, कि अनइनवाइटेड एप्लीकेशन। वो खुद ही से अपना रिज्यूमे देके चला गया, अपनी एप्लीकेशन लिख के देके चला गया। हाँ जी, एम्प्लॉय रेफरल्स क्या है ये बोलो। मैम मैं ਦੱਸਾਂ? हम्म, ਮੈਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। हाँ, जाना भी है तो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज जो कई बार वो कहते हैं ना कि जैसे देखो आप लोगों की जब वो एडमिशंस होती हैं, है ना, फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम पे आप कुछ लोग जो आ गए, वो फिर ना साथ के साथ पूछना शुरू कर देते हैं, मैम मेरा ना भाई है, मैम मेरी ना सिस्टर है, मैम मेरी ना फ्रेंड है, उसने भी अप्लाई किया हुआ है, तो उसका ना ऐसे नंबर आया है, तो मैम उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। ऐसे बोलते नहीं बोलते? ऐसे पता करते हो ना आप? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नौकरी दिलाने की बात है। कोई एक जगह पे नौकरी में ऑलरेडी है, तो फिर वो दूसरे को मतलब अपने बॉस को, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे किसी तरह से कोई जरूरत है, जैसे सपोज करो कोई गार्डनर है, माली है, उसको पता चलता है यहाँ पे किसी ना स्वीपर की जरूरत है, या पीएन की पोस्ट खाली हो गई है, रिटायर हो गया कोई,
तो फिर वो अपना कोई बंदा ले आता है, वो बोलता है कि अगर जो बॉस होता है, एम्प्लॉयर होता है, उसको बोलते हैं कि सर इसको रख लीजिए, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे जानता है और इसको नौकरी चाहिए, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय रेफरेंस। समझ आया? यस मैम। बोलिए। यस मैम, समझ आ गया। Yes, ma'am. ओके। हाँ जी बेटे, ये देखो सिलेक्शन। अब जो सिलेक्शन है, हमने रिक्रूटमेंट किया, अब हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में क्या है कि सिलेक्शन इज वेरी क्रूशियल बिकॉज एनी एरर्स इन सिलेक्शन में प्रूव टू बी कॉस्टली टू ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। अब इसमें क्या है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है? रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। क्योंकि सिलेक्शन में हमने रिक्रूट किए हुए लोगों में से लोगों को रिजेक्ट करके साइड पे कर देना, शॉर्टलिस्ट कर लेना है। अगर सपोज करो 1000 बंदे ने अप्लाई किया है, तो हमारे को 1000 बंदा नहीं रखना है। ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेकेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग, सपोज करो तो उसकी जो 200 पोस्ट है, तो उसने 200 लोगों को रखना है, तो दैट मीन्स कि 800 को रिजेक्ट करेगी ना। तो इसलिए जो सिलेक्शन होती है वो उन लोगों की होती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट और उनकी क्वालिफिकेशन आपस में मैच करती है। ठीक है। अब इसकी जो प्रोसेस है वो काफी लंबी चौड़ी होती है। अब इसमें देखो फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट है एप्लीकेशन ब्लैंक। तो हर कैंडिडेट को एक एप्लीकेशन दी जाती है, उसको फिल करने को बोला जाता है। उसमें उसकी क्वालिफिकेशंस वो सारा कुछ पूछा जाता है कि आप जो है, आप कहाँ से पढ़े हो, कितना एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ। ठीक है। इससे ये होता है कि उसकी जो पर्सनल जो उसकी है ट्रैक, उसके बारे में कुछ समझ आ जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होती है बेटे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होती है बड़ी बिगिनिंग की शुरुआती इंटरव्यू होती है। यहाँ पर बड़ी छोटे से टाइम के लिए ली जाती है। काफी लोग तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे उनसे उनसे बात की जाती है थोड़ा सा कि भाई कैसे, आप कहाँ से आए हैं, ये सब करके एक जनरल बातें की जाती हैं। तो वहीं से एक ऑब्जर्वेशन बना ली जाती है कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, जो जॉब के लिए आया है, एप्लीकेंट है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो इस स्टेज पे ये होता है। नेक्स्ट होते हैं बेटे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। जो लोग इन दोनों को क्लियर कर जाते हैं, एप्लीकेशन लिख के दे दी, फिर उसकी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्लियर हो गई, तो थर्ड स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। तो वो जो एप्लीकेंट है, वो डिफरेंट तरह के टेस्ट क्लियर करता है, मेंटल फिजिकल जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको जज किया जाता है इन टेस्ट के जरिए। ठीक है। इसमें कई तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो डिवाइस किए गए हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटेलिजेंट टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसके ऊपर लगा के देखे जाते हैं, उसको सॉल्व करने को कहा जाता है। तो वहां से समझ आनी शुरू होती है कि जो कैंडिडेट है वो जो टेस्ट देने के बाद कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में फिट होने के लायक है कि नहीं है। ठीक है। वो जस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब कोई कैंडिडेट इन सारे हर्डल्स को क्रॉस करते हुए फाइनल इंटरव्यू पे पहुंच जाता है, तो फाइनल इंटरव्यू सबसे क्रूशियल स्टेप होता है। यहाँ पे उसके साथ एक प्रॉपर 1-to-1 बेस पे पर्सनल इंटरव्यू ली जाती है। इसका बेसिक पर्पस होता है कि कैंडिडेट के अच्छे तरह से जो है उसको स्कैन किया जाए कि उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, खासकर उस वेकेंट पोस्ट के लिए जहाँ पे उसको रखा जाना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए फेस टू फेस इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू को पता चलता है कैंडिडेट के बारे में ज्यादा कि वो कहाँ, मतलब वो किस कैलिबर का है। ठीक है। और उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो भी शेयर की जाती हैं कि अगर हम आपको चुन लेते हैं, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो फिर हम आपको ये पोजीशन देंगे, हम आपको ये सैलरी देंगे, ऐसे करके ये वाली बातें भी होती हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा वो 3 इडियट्स मूवी में जब कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो याद है वो उसको जो व्हील चेयर पे आता है, वो उसकी इंटरव्यू ली जाती है ना। तो राजू रस्तोगी है ना, तो उसकी इंटरव्यू ली जाती है और फिर उससे बात की जाती है। वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट आंसर्स दे रहा होता है। तो पहले तो वो कहते हैं कि हमारे को तो ऐसा जो बंदा है वो नहीं चाहिए भाई, लेकिन बाद में फिर वो बोलते हैं, इम्प्रेस होते हैं उससे, बोलते हैं कि तुम क्या सैलरी लोगे। तो कहने का मतलब है कि जो इंटरव्यू होती है इससे जो पूछने वाले का और आंसर देने वाले का जो आपस में है वो ट्यूनिंग समझ आनी शुरू हो जाती है। एक मेंटल माइंडसेट की जो है वो क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। अब अगर जो कैंडिडेट है वो सारे हर्डल्स क्रॉस कर गया है ना, इसके बाद क्या है कि उसको कहा जाता है कि तुम ना, जिस किसी ने भी तुम्हारे को रेफरेंस दी यहाँ पे आने के लिए, तो उसका आप नाम वगैरह सब कुछ मेंशन कर दो। ठीक है।
तो उससे ये है कि अगर थर्ड पार्टी से कुछ पता करवाना है उसके बारे में, तो इसलिए वो ये एड्रेस वगैरह लिया जाता है ताकि पता किया जाए कि भाई ये बंदा जो है इसकी बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेफर करती हैं कि अगर रेफरेंसेस के थ्रू कोई आ रहा है, अगर या फिर अगर उसने कोई बाहर कोई पहले काम किया है, तो उसका जो पास्ट एम्प्लॉयर है उसकी जो है वो उसके बारे में पता चल सके कि उसने कहाँ से काम किया है, या उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा है। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे आप एडमिशन लेने आते हो तो आपको हम लोग बोलते हैं ना कि करेक्टर सर्टिफिकेट आप साथ में लेके आए। तो करेक्टर सर्टिफिकेट अपने आप में आपकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है कि आपको किसी भी तरह से कोई भी पनिशमेंट या कुछ ऐसा तो नहीं है कि क्या लिख के दिया आपके पिछले स्कूल वालों ने। ठीक है, ये सारा कुछ जब हो गया तो उसके बाद क्या होता है, मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट होता है कैंडिडेट का, ये देखने के लिए कि उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है कि बाद में हमें लगे कि जिस पोस्ट के लिए उसको रखा गया उसके लिए वो अनफिट है। ठीक है जी। और नेक्स्ट होता है फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद फाइनल सिलेक्ट उसको कर लिया जाता है, उसको फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो दे दी जाती है। ठीक है, और उसको इसकी जॉब के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। उसको बता दिया जाता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर में सब लिखा होता है। उसका पे स्केल क्या होगा, उसका अगर प्रोबेशन पीरियड चल रहा है तो कितनी देर का होगा, सैलरी कितनी मिलेगी शुरू में, अलाउंस कितना मिलेगा, वो सारी बातें। क्लियर हो गया बेटा, समझ आ गया? ये सिलेक्शन का Yes, सारा ma'am. प्रोसीजर था। इसमें ना आप इसके जो सीक्वेंस है उसको भी आपने ध्यान में रखना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि फाइनल इंटरव्यू पहले आ गई और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू पीछे आ गई, ऐसा नहीं होता है। तो आपने इसके सीक्वेंस को भी ध्यान में देखना है। ठीक है बेटे? Yes, ma'am. हाँ जी। नेक्स्ट बेटी आपका आ गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारा कुछ एक स्टोरी की तरह चल रहा है। पहले लोगों ने रिक्रूटमेंट में पार्ट लिया, अप्लाई किया, फिर वो सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट हो गए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आगे उनसे जो काम लेना है उसके लिए उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो करवानी जरूरी है। तो इसमें क्या है, ट्रेनिंग क्या है, ये इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन दी हुई है। ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, रूल्स एंड एटीट्यूड्स that have specific or narrow applicability to a limited set of situations in a specific job requirement. तो कहने का मतलब है कि स्पेशली जो स्किल्स चाहिए, जो है नॉलेज चाहिए खास एक काम को करने के लिए, वो उसकी सिखलाई दी जाती है। ठीक है, एडविन फ्लिपो जो है इन्होंने दिया हुआ है। Edwin Flippo contends that training is an act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब करने के लिए जो स्किल और नॉलेज चाहिए किसी एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग से उस स्किल और नॉलेज में पॉलिशिंग होती है, उसमें इंक्रीज होता है। ठीक है, हर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी क्या पर्पस होता है कि जो काम करने के लिए आया है उसकी उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाए, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो, लोग जो हैं जो कस्टमर बन के आते हैं उनकी नीड्स फुलफिल हो, अच्छा जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ भी सही रहे, तभी वो काम कर पाएंगे, वो सेफ रहे काम पे, सेफ्टी मेजर्स उनके लिए लिए जा रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करें जो आउटडेटेड हो। ठीक है, या उसके बाद है कि जो पर्सनल ग्रोथ है उनको भी ध्यान में रखना है, एक कौन सा एम्प्लॉय है वो किस तरीके से अपने काम को बढ़ चढ़ के कर सकता है। अब ये वाले जो पॉइंट्स है इसके साथ है कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है वो इम्प्रूव होना चाहिए ताकि मिलजुल के सारे काम कर सके। जेफ हैरिस ने बोला है ट्रेनिंग ऑफ एनी काइंड शुड हैव एज इट्स ऑब्जेक्टिव इन द रीडायरेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर so that the performance of the trainee becomes more useful and production for himself and for the organization of which he is a part. तो मतलब ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए ट्रेनिंग की, और वो प्रोडक्शन भी अच्छा कर पाए, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्शन जो है वो जरूरी पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन को भी लगे कि उनको भी एक फायदा हुआ है। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है कंसंट्रेट्स ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ इधर ऑपरेटिव स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी स्किल्स। जिसमें ये सारी स्किल्स की बात हो रही है वो जेफ हैरिस की डेफिनेशन है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं? देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब इसमें उन्होंने बेसिकली दो कैटेगरीज बना दी। वो कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता होगा? जो वर्क करते के साथ साथ ही ट्रेनिंग हो। हम्म। और ऑफ द जॉब?
जो स्पेशल मॉडल्स पे होती हैं। Special? जो है के साइड क्या बोला आपने? मैम जो फंक्शन पहले को दूर डमी मॉडल्स पे कराई जाती है ट्रेनिंग, वो वर्क के साथ नहीं होती। ठीक है, हाँ जी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो साथ के साथ ही शुरू हो जाती है। जब कोई एम्प्लॉय काम पे ज्वाइन करता है उसको साथ ही साथ सिखलाई देनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सिखाता कौन है? उसका सुपीरियर सिखा देता है या सुपरवाइजर सिखा देता है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है? कोचिंग के थ्रू हो सकती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के थ्रू हो सकती है कि आपने अपने अंडर एक सीखने के लिए साथ में असिस्टेंट लगा लिया। जॉब रोटेशन के थ्रू हो सकती है, जैसे मैंने आपको साइकिल की बात बताई, तो जो हैंडल बना रहा था उसको बोल दिया गया कि अब तुम टायर ट्यूब्स के ऊपर काम करोगे, है ना। तुमने 6 महीने उस पे लगाए हैं, आप 6 महीने इस पे लगाओ। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो सकती है, अलग से एक ट्रेनिंग पूरा माहौल वैसे का दे के वहां पे सिमुलेशन में सेल्फ इम्प्रूव प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। तो कई तरह की कोई रिफ्रेशर कोर्स वगैरह लगाने को बोल दिया गया, ये हो सकते हैं। अब इसकी मेरिट्स क्या है? सब वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑन द जॉब का ये होता है कि ट्रेनी को Excuse me, ma'am. एक्चुअल जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहां पे काम करने का मौका मिलता है, रादर देन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। हाँ जी बेटा, एक्सक्यूज मी मैम, वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है? बोलिए। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अलग तरह से अलग सेशन जो है अलग रूम में उसका जो है वो करके वहां पे मैम पूरी जो ऑफ मशीन्स द लगा के सिखाई जाती है। वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट था। हाँ जी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट था वेस्टिबल ट्रेनिंग तो। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। यस मैम। तो ठीक है ना। अभी लोग हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं ना कि हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये है बेटे, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में अगर अलग से सेशन आप लगाकर अलग से रूम प्रोवाइड करके अगर आप टेक्निकली सिखा रहे हो किसी को तो तब वो ऑफ द जॉब बन जाती है। लेकिन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ऑन द जॉब भी बनती है। उसमें ये ऐसे होता है कि अगर कोई टेक्निकल पर्सनल जो है उसको सिखाया जा रहा है टूल्स या मशीन्स को यूज कैसे करना है इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, है ना। तो इसको हम नियर द जॉब ट्रेनिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही वर्क एनवायरनमेंट के पास पास में इसको सिखाया जा रहा है। जो आप ऑफ द जॉब कह रहे हो ना, वो जो ऑफ द जॉब होगी ना उसमें उसको रियल के साथ बिल्कुल भी जोड़ा नहीं जाएगा, उसको अलग से सिखाया जाएगा। यस यहाँ पे मैम। क्या है कि सिमुलेशन में आप लोग सिखा रहे हो, तो स्पेशली डिजाइंड आपने एक वर्कशॉप्स बनाई हुई हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं। तो वहां पे जो ट्रेनिंग्स आपने जो दिया जा रहा है वो इनफैक्ट आपको रियल टूल्स के ऊपर काम करने को सिखाया जा रहा है। आपको समझ आ रही है कैसे है, ये कैसे रिलेटेड है? यस मैम। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे, इसमें हम लोग एडवांटेजेस करे थे ना, तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जो ट्रेनी है उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस भी साथ के साथ समझ आ जाते हैं, उसको कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लगता है। और जैसे जो एडिशनल पर्सनल चाहिए नहीं होते सिखाने के लिए, तो जो सुपरवाइजर्स हैं जो सीनियर्स हैं वही सिखा देते हैं, तो ये सस्ता भी पड़ता है, अलग से एक्सपर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। अब डीमेरिट्स क्या है? जो ट्रेनिंग है वो बड़े मतलब सिस्टमेटिक ढंग से नहीं सीखता है। जहां पे उसको दिक्कत आ रही है वहीं से सिखा दिया जाता है, उतना ही बता दिया जाता है जितना उसको नहीं आ रहा होता। तो इससे मतलब कि फुल फ्लेज ट्रेनिंग उसको मिली कि नहीं मिली ये समझ नहीं आता। ठीक है, ये एक तो प्रॉब्लम आती है। दूसरा है कि कई बार उसकी जो अगर वो ट्राई कर रहा है टूल्स के ऊपर, तो वो करते करते अगर कई बार ऐसे भी होता है कि नुकसान हो जाता है। एम्प्लॉय जो है वो कई बार मशीन को खराब कर देता है, कई बार अपना नुकसान कर बैठता है। ठीक है, अगर थोड़ी सी डायरेक्शंस देके उसको चला दिया, हाँ भाई चल तू चलना शुरू हो जा, तो कई बार मशीन जो है वही मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। और फिर इसके ऊपर कई बार एंटरप्राइज को ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं उसको ठीक करवाने के लिए, है ना। नौसिखिए वाली हरकत कर देता है वो। और जब तक वो काम कर रहा है सीख रहा है तो उस केस में उसका जो आउटपुट है वो ऑप्टिमम नहीं आता है, क्योंकि वो भी सीख रहा है। तो नेचुरली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये सब झेलना पड़ता है, उसको कई बार डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये भी है कि कई बार ट्रेनी को ऐसे सिखाना भी मुश्किल होता है।
तो ये उसी तरह से ही है कि हर एक चीज के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब हम इसमें अगर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो ऑफ द जॉब में क्या है कि ये देखिए साफ लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क सेटिंग। अब ये कहाँ पे होगी, अब आप इसमें देखो, लेक्चर्स एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, अलग से लेक्चर दिया जा रहा है, अलग से क्लासरूम लगाई जा रही है। ठीक है, थियोरी पेपर दे रहे हो आप लोग उसके ऊपर, पहले है वो प्रैक्टिकल फील्ड है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस मेथड है, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बताया जा रहा है, जीडीज के थ्रू बताया जा रहा है, रोल प्ले के थ्रू, जैसे नॉट होते ना नुक्कड़ नाटक, वैसे करके बताया जा रहा है, केस स्टडीज के थ्रू बताया जा रहा है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग चल रही है, ग्रुप ट्रेनिंग, जैसे ग्रुप में एक केस देके, केस स्टडी देके उसके ऊपर बात हो रही है, ये है। तो इसमें जो है ऑफ द जॉब में क्या फर्क पड़ता है, इसमें ये है, इसके फायदे भी हैं। अब जब कोई बंदा सीखने बैठता है, कोई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, तो वो एक तरह से इंजॉय करता है, उसको लगता है मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, मैंने आउटपुट जो है वो बना के नहीं देना। खासकर जहां पर पीसी रेट सिस्टम चल रहा है ना, वहां पे एम्प्लॉयज को अपने आउटपुट के लिए बहुत चिंता होती है कि मैंने इतने अगर यूनिट्स बनाने हैं तो फिर ही मेरा जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो टारगेट अचीव होगा। तो अगर उसको ट्रेनिंग दी जा रही है ऑफ द जॉब, तो उसको ये वाली टेंशन नहीं होती है, वो बड़े आराम से रिलैक्स होके सीखता है, प्रेशर में नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है, उसको स्पेशल सिखाया जा रहा है कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रही हैं, कैसे हैंडल करना है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजीज हैं उसको वो उसके ऊपर वो एम्पल टाइम जो है वो लगा सकता है, ताकि बाद में वो इकट्ठा काम करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव हो सके। हाँ, इसमें उसको एक्सपर्ट से मिलने का फायदा होता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, वो उसको सिखाते हैं, उनका काम ही यही होता है कि उनको ट्रेनिंग देनी है। और इसमें ये है थोड़ा सा कि कंपनी को एडेड कॉस्ट जो इनकर करनी पड़ती है, अलग से जगह जो है वहां पे ट्रेनिंग अरेंज करनी पड़ती है, एम्प्लॉय को भेजना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, एम्प्लॉय को भी बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मेरे को तो इतना वेलकम अप्रोच दी जा रही है, मेरी तो वैल्यू ही बहुत है। ठीक है, तो उसको बड़ा प्रिविलेज फील होता है। और इसमें ये भी है कि जो कोर्सेज होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, वहां पे दूसरी कंपनीज के लोगों को भी बुलाया जाता है, तो इससे आपस में नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है। तो ये अच्छी एडवांटेजेस हैं ऑफ द जॉब की। और अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो जी महंगा सौदा है, जो ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर सकती है वही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देगी, नहीं तो वो नहीं दे पाएंगी। वहां पे जो है होटल में स्टे कराया जाता है कई बार, कहीं दूर जगह पे, तो वो सब बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, स्टे किसे कराया जाना है, एक्सपर्ट्स को कराया जाना है, रिसोर्स पर्सन को, जिनको आप दूर दराज से बुला के लाते हो, फिर उनको आप ऑनरेरियम भी पे करेंगे। ठीक है, तो मुफ्त में थोड़ी वो ट्रेनिंग देके जाएंगे, बोलने के पैसे लेंगे ना वो, आपको काउंसल करने के, मोटिवेट करने के एम्प्लॉय को। ठीक है, अब उसी तरह से अगर है कि ट्रेनर को अगर पता है सचमुच कि उसने क्या करना है आगे, कई बार तो कोई टाइम पास ही कर जाते हैं, है ना, तो इसमें ये है कि जो स्पेशल जो अरेंजमेंट की गई है उसका असल में क्या निकल के आया वो जो है वो मायने रखता है। अब इसमें यह कि हर इंडिविजुअल की लर्निंग स्पीड एक जैसी नहीं होती, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो वहां पे कई बार जो है फास्ट पेस पे बताया जाता है, वो नहीं समझ पाते, ये दिक्कत आती है। और सब जैसे हैं वो एक जैसी बात समझना भी नहीं चाहते, कुछ लोग कहीं से सीखना चाहते हैं, कुछ लोग कहीं से सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब बातें हम नहीं ध्यान में रखेंगे तो नेचुरली बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो अपना चार्म जो है वो लूज कर देती है। ठीक है बेटे, समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट है यस बेटे मैम। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ठीक है, अब इसमें ये है कि जब कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको ओरिएंट कर दिया जाता है, उसकी ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाती है, तो वो नए जॉब में आके अपने आप को सेटल करता है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन के भी पीछे भी आई थी। तो ओरिएंटेशन जो है उसका मतलब होता है आपने एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एम्प्लॉयज के साथ मुलाकात करवाई, इंट्रोड्यूस करवाया लोगों के साथ, काम के साथ, उसने काम कहाँ पे करना है, क्या करना है, क्या उसके जो माहौल रहेगा। ठीक है, उसने किसको रिपोर्ट करनी है, वो सारा कुछ उसकी जान पहचान कराई जाती है। ठीक है, एक्चुअली जो पीछे पैराग्राफ दिया था ना, ये यहाँ पर प्लेस होना चाहिए, यहाँ पे इसकी रेपिटेशन हुई है, तो इसका मतलब वो पीछे नहीं होना चाहिए था शायद। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे समझ लीजिए, स्टाफिंग के बाद में दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ। तो उसको वर्क स्किल्स के साथ, वर्क रोल बिहेवियर के साथ, और जो वर्क ग्रुप की नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वैल्यूज हैं, उसके साथ जान पहचान कराई जाती है। अब प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट में यही है कि आपने एक एम्प्लॉय को उसके जॉब के साथ सेटल करवा दिया। ठीक है, उसको बता दिया गया कि उसने क्या करना है।
ठीक है, उसको एक कंप्लीट नॉलेज हो गई मैम और उसके अंदर से जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई, वो अच्छे से उसमें सेटल हो गया, उसको पता चल गया कि वो किन चीजों को करने के लिए ऑथराइज्ड है और किन चीजों के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, और साथ के साथ अगर अथॉरिटी मिली है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे उसकी आंसरेबिलिटी या जवाबदेही तय होगी। सो ये जो सारी बातें हैं ये प्लेसमेंट में उसको समझ आ जाती है। हाँ जी रमन, आपने कुछ बोलना है बेटे? मैम ਜਿਹੜਾ थर्ड पॉइंट है adjustments to the notes and values of the work group मैम ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਤੇ norms ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? बेटे नॉर्म्स मतलब जो चल रही हैं प्रैक्टिसेस, ठीक है, उसके साथ चलते हुए कि जो अगर सेम लाइन ऑफ वर्क में बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बाकी एंटरप्राइजेस हैं, वहां पे काम कैसे चलता है, और अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक वर्क ग्रुप से, तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर है जिसके जिसके ऊपर जो है हम ये रखते हैं कि हम जैसे हम बोलते हैं ना, हम तुमसे ये उम्मीद रखते हैं। तो ये वो वाली बातें होती हैं जो स्टैंडर्ड्स जो है वो तय किए जाते हैं कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपने ये वाले नॉर्म्स मतलब डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है, ये वो होता है। ठीक है, समझ आ गया? यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। जब ये चीजें जो है वो एडजस्टमेंट में उसको बताई जाती हैं कि आपने इस टाइम पे इसको ऐसे तरीके से एडजस्ट करना है, उसको हम बोल देते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द वर्क ग्रुप। खाना खाना है तो इकट्ठे बैठ के आपने खाना है, कैंटीन में खाना है, ठीक है, उसके बाद अपने वहीं नहीं बैठे रहना, आके काम पे आना है। ये सारी कुछ नॉर्मल बातें होती हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है, तो ये जो है उसको समझा दी जाती है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम हाँ जी, नेक्स्ट है बेटे लीडिंग। लीडिंग में बेसिकली लीडरशिप की बात आएगी कि लीडिंग का मतलब क्या है, बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का। लीडिंग इज द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। रिचर्ड ड्राफ्ट ने बोला कि किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस यूज करते हैं मोटिवेट करने के लिए कि कैसे एम्प्लॉइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है उसके ऊपर काम करें। तो इसमें ये है जो कंपोनेंट्स इसमें आते हैं, इसमें जो 3 पार्ट्स आते हैं लीडिंग के, उसमें पहले है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को हम लोग जो है, जो एक लीडर होगा वो उसको हमेशा इंस्पायर करेगा कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हें करने से ये फायदा होगा। फिर उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपके लिए ही बेटरमेंट की बात है। और उसके बाद है फॉर्मिंग इफेक्टिव ग्रुप्स, ठीक है, फिर उनके आपस में जो संगठन में काम करना है उनको इकट्ठे कर देना, ए 1 to 1 से लेके फिर ग्रुप की तरफ ले जाना, तो इससे क्या होगा, गोल जो है आसानी से अटेन हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली आप लोग फॉर्मल होके नहीं चलते हो, जो लीडर होता है वो फॉर्मल होके नहीं चलता, वो सोशल अपना इन्फ्लुएंस भी यूज करता है और इनफॉर्मल सोर्सेज से भी जो दूसरे को इंस्पायर करता है। ठीक है, वो देखो ये लिखा है ना, इफ मैनेजर्स आर इफेक्टिव लीडर्स द सबऑर्डिनेट्स शुड बी एंथुसियास्टिक अबाउट एक्सर्टिंग एफर्ट टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैनेजर्स अपने आप में इफेक्टिव लीडर्स होंगे तो उनके सबऑर्डिनेट्स हमेशा तत्पर रहेंगे काम करने के लिए, एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है, एंथुसियास्टिक रहेंगे, वो हमेशा जील से भरे रहेंगे कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है। ठीक है जी। अब इसके साथ है इसमें कि कौन सा जो एक मैनेजर है या कोई भी सुपीरियर है उसमें इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी है, तो उसके लिए काफी ज्यादा उसके जो उन्होंने टेस्ट वगैरह बताए हैं, पर्सनालिटी रिसर्चेस जो है वो की जाती है, उनसे पता चल जाता है कि मैनेजर जो है वो किस ढंग से इफेक्टिवली काम करते हुए सबॉर्डिनेट से काम करवाना शुरू कर देते हैं, करवा सकते हैं। इसके लिए पहले वो सबॉर्डिनेट के बारे में जानते हैं, ठीक है, उनका क्या एटीट्यूड है, इमोशंस कैसी है, कैसे मूड स्विंग्स हैं, किसको गुस्सा जल्दी आता है, किसको जो कौन गुड लिसनर है, वो सारी बातों के ऊपर पहले वो काम करते हैं और फिर उसके बाद फिर उसको वो मोटिवेट करने के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोला नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है इसमें है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि मैनेजर को गुड लीडर बनाती हैं। तो इसमें आगे जो आएगा कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हम एक लीडरशिप स्टाइल जो अच्छे से इफेक्टिवली चला सकते हैं। जो लीडर होगा नेचुरली उसमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो आपस में तालमेल रखवा सकता हो। तो ये जो सारी बातें हैं ना ये बड़ी जो होती हैं एक सबॉर्डिनेट से काम करवाने के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट जो बेटे आपका चैप्टर शुरू हो रहा है ना वो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल शुरू हो रहा है।
आपको आई होप कि आपको पीछे ये सारा समझ आ गया है। ये सारा हमने मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हमने स्टार्ट किए थे प्लानिंग से लेके हम लोग एंड तक आते आते यहाँ पे हम लोग लीडिंग तक आ गए हैं। अब जिसका अगला पार्ट है जिसमें कम्युनिकेशन है ये भी मैनेजमेंट फंक्शंस, उन्होंने इसको नेक्स्ट मॉड्यूल में नेक्स्ट इसके टॉपिक में लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको? यस मैम। बाकी जो Yes, जो sir. कम्युनिकेशन है ये आपको बड़े अच्छे से समझ आ जानी है, बिकॉज कम्युनिकेशन का हमने बिजनेस कम्युनिकेशन में भी बड़े फटाफट से हमने किया था, बड़े अच्छे से किया था, है ना। फटाफट यहाँ पे कर सकते हैं, वहां पे बड़ी लैबोरेटरी ढंग से किया था। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे लैटिन वर्ड दिया है कम्युनिस विच मीन्स कॉमन, तो ये पता होना चाहिए। एमसीक्यू आएगा इसमें से कि जो है लैटिन वर्ड कौन सा है या लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चलूंगी क्योंकि ये हम बड़े अच्छे ढंग से ना बड़ा अच्छा टाइम लगाकर हम कर चुके हैं, है ना। तो इसमें डाल्टन मैकफरलैंड की डेफिनेशन है कि ये प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन है अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें इन्होंने जो है कि मीनिंग्स आर परसीव्ड एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर रीच्ड अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स ये मेन लाइन आती है, इसको आप ध्यान में रख लेना। हर्बर्ट ए साइमन जो है वो बोलता है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस वेयर डिसीजनल प्रेमिसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। कि जो फैसला कौन जो assumptions है उसको हम लोग एक बंदे से दूसरे की तरफ ट्रांसफर करते हैं। एक तरह से उन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में उसको घुमा फिरा के लैब उसको करने की कोशिश करी है, एम्फेसिस दी है। न्यूमैन और समर कहते हैं एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज ओपिनियंस इमोशंस बाय टू और मोर पर्संस, ये डेफिनेशन हमने ऑलरेडी करी हुई है कम्युनिकेशन में। लुई सी एलन जो है वो बोलते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। तो मतलब वो सारी बातें जिससे एक पर्सन दूसरे के माइंड में अपने लिए एक समझ जो है वो इस्टेब्लिश कर लेता है उसको बोलते हैं, ठीक है जी, कम्युनिकेशन। तो इसमें सारा कुछ आ जाता है, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बताना सुनना और समझना, ये सारा कुछ इसमें आता है। अब कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो सभी को मालूम हो चुका अच्छे ढंग से, जब हमने वो किया था बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा यूनिट किया था। तो अगर बिजनेस एंटरप्राइज की बात करें तो कम्युनिकेशन जो है वो लोगों को आपस में बांध के रखता है, ठीक है, एक ब्रिज का काम करता है, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस होती है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है, और अच्छी कम्युनिकेशन जो है उससे एक अच्छी मैनेजमेंट वो बनती है। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेटा। इसमें वो सारा आया था, सेंडर जो है जिसने मैसेज भेजना है। अब बिजनेस एंटरप्राइज में सेंडर मैनेजर भी हो सकता है, नॉन मैनेजर भी, डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कस्टमर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो भेजना क्या है, मैसेज भेजना है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ बीच में। फिर मैसेज को भेजने का तरीका क्या है कि इसको इनकोड किया जाएगा। इनकोडिंग का क्या मतलब है कि सिलेक्शन ऑफ अ लैंग्वेज इन विच द मैसेज इज टू बी गिवन। तो सिलेक्शन ऑफ द मैसेज में जो है वो आप किस ढंग से अपना जो है वो बात जो है कन्वे कर रहे हो, तो इस ढंग से करनी चाहिए कि जो रिसीवर है उसको अच्छे से सही ढंग से उसको समझ आ जाए। इशारों में कर रहे हो, उसका हाथ पकड़ के बता रहे हो, उसको हिट करके बता रहे हो, लिख के बोल रहे हो, बोल के बोल रहे हो, जैसे भी। अब मैसेज क्या है, मैसेज है आइडिया, ठीक है। कम्युनिकेशन होगी तभी जब कोई मैसेज होगा, कुछ क्लियर होगा, कोई टारगेट होगा, कुछ आपने गोल शेयर करना होगा, ठीक है, तो वही आप कन्वे करोगे। मीडियम क्या है, मीडियम इज द करियर ऑफ मैसेज सेंड बाय वन पर्सन टू अनदर। मीडियम फेस टू फेस भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है, पॉलिसी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में नोटिस निकाल कर, ये सारी चीजें। अच्छा अगर जेस्चुरल लेना है नॉन वर्बल तो उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, कोई बॉडी लैंग्वेज, कोई टोन को ऊपर नीचे कर देना, कोई पॉज ले लेना, इशारा कर देना, ये सारे मीडियम में आते हैं। डिकोडिंग क्या है बेटे, डिकोडिंग में है इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर, कि वो कैसे उस मैसेज को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सोच के समझ के फिर उसको रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है, समझने की कोशिश करता है। रिसीवर कौन है, जो दूसरी साइड का पार्टी जो एंड पे, ठीक है, रिसीवर और सेंडर दोनों होने चाहिए तभी कम्युनिकेशन सफल होगी। कम्युनिकेटर को ध्यान में रखना पड़ेगा रिसीवर की जो एबिलिटीज हैं, उसकी जो कैपेसिटीज हैं, ठीक है, वो उसको क्या समझ आएगा, लैंग्वेज कौन सी समझ आएगी, ये सारा कुछ जो है वो पता होना चाहिए। कम्युनिकेटर जो है वो उसको एक्यूरेटली भेजे अपना मैसेज, रिसीवर तभी समझ पाएगा। अगर रिसीवर समझ ले ही नहीं पा रहा, कोई कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहे हैं बीच में, तो वहां पे फिर जो फॉल्ट है वो उस केस में कम्युनिकेटर के ऊपर भी थोड़ा बहुत आता है, कई बार नहीं भी आता, डिपेंड करता है कि वो जो बैरियर्स हैं वो किसके कंट्रोल में थे या नहीं थे, इसके ऊपर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फीडबैक, फीडबैक तो बहुत जरूरी है, फीडबैक के बिना कोई कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट ही नहीं है।
तभी तो पता चलेगा ना कि मैसेज के ऊपर काम हुआ कि नहीं हुआ। अब जब नॉइज की बात कही है, इन्होंने जस्ट एक बैरियर ले लिया है, जबकि हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन में अलग से पूरा टॉपिक फुल फ्लेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे बैरियर्स इनफैक्ट आ जाते हैं। तो नॉइज को यहाँ पर एक फिजिकल बैरियर की फॉर्म में लेके चल रहे हैं कि कई बार नॉइज की वजह से जो सेंडर है वो जो रिसीवर तक अपना मैसेज जो है सही ढंग से क्लैरिटी से पहुंचा ही नहीं पाता। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस मैम। आज मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि आप बीच बीच में रिस्पॉन्ड कर रहे थे तो मुझे लगा कि आ ही रही है, तभी आप बोल रहे हैं, है ना। ये नॉइस मैंने पढ़ा तो मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा कोई बैरियर हमारे बीच में भी तो हो ही सकता है ना। नेक्स्ट है बेटी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है कि कौन कौन सी तरह की किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, अब ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग प्लानिंग में कर रहे थे ना, टॉप बॉटम बॉटम टॉप, उसी तरह से यहाँ पर भी कम्युनिकेशन अलग टाइप की है, जैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो ये पता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर किसी सबॉर्डिनेट को से बात कर रहा है तो वो फॉर्मल है। अगर वहीं पे वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं, फ्रेंडली टोन में बात कर रहे हैं, है ना, पर्सनल इंटरेस्ट को साथ में लेके बात करें, तो वो इनफॉर्मल है, ठीक है। डाउनवर्ड अपवर्ड हॉरिजॉन्टल जो है ये कहाँ से, अभी कहाँ से कहाँ बात आई। अगर तो टॉप टू बॉटम है तो नेचुरली वो अथॉरिटी से सबॉर्डिनेट की तरफ बात चल रही है, उसको डाउनवर्ड बोलेंगे। अगर वो बॉटम टू टॉप जा रही है तो उसको अपवर्ड बोलेंगे, कि जहां से सोर्स ओरिजिनेट हुआ और वो जा किधर को रहा है, अप जा रहा है, तो वो अपवर्ड हो गई। लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है उसमें जो आपस में डिपार्टमेंटल हेड सेम लेवल पे जो बात हो रही है उसको फिर हम हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, ये भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ये भी आप लोगों को मालूम है। जो ओरल बोलेंगे फेस टू फेस तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्बल में, और जो लिखकर होगा नोटिस की फॉर्म में, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में, वो रिटन होगा, ठीक है। बैरियर्स आ ही गए आपके फेवरेट वाले। तो अब इसमें बैरियर्स कौन कौन से हैं सबसे पहले है यहाँ पर फिल्टरिंग। इंफॉर्मेशन जो है वो सेंडर जो है जानबूझकर कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास रख लेता है और कुछ जो है रिसीवर के पास भेज देता है। फिल्टर कर लेना, ठीक है, मतलब सिलेक्टिव हो जाना इंफॉर्मेशन भेजने में। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है उसको कुछ टॉप लेवल से कुछ पता चला, पर उसने कुछ बातें अपने तक रख ली और कुछ हाइड कर ली, और बाकी जो है वो डिस्क्लोज करके आगे भेज दी। तो ठीक है, तो जब वो सेंडर ऐसे करने की कोशिश करता है तो उस केस में इसका मतलब कम्युनिकेशन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है ना, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो ऐसे में जो रिसीविंग एंड पे जो जाएगा मैसेज वो कंप्लीट नहीं जाएगा, तो कम्युनिकेशन जो वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे सिलेक्टिव परसेप्शन। अब इसमें अब ये बिल्कुल ऑपोजिट बात है फिल्टरिंग से। फिल्टरिंग में था कि जो भेजने वाला है वो सिलेक्टिव हो रहा है, वो कुछ मैटर को अपने पास रख लेता है, बाकी मैटर की इंफॉर्मेशन भेज देता है। सिलेक्टिव परसेप्शन में ये है कि जो रिसीवर है वो अपने ढंग से अपनी मर्जी के अनुसार जो बात उसके सामने आ रही है उसमें से कुछ हिस्सा जो उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको रिसीव कर लेता है, बाकी की ओर वो ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। तो ऐसी जो सिलेक्टिव परसेप्शन होती है इससे भी जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों जो बातें हैं ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में जो है बहुत बड़ा बैरियर होती है। अब लैंग्वेज लैंग्वेज जो है बहुत बड़ा बैरियर बनता है। इसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी बिजनेस कम्युनिकेशन में, लैंग्वेज के को एक और भी बैरियर बोलते हैं ना, कौन सा होता है वो, टेक्निकल कौन सा जार्गन। बैरियर होता है वो? हाँ जी, टेक्निकल जार्गन, सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर होता है बेटे, ठीक है। इन्होंने इसको सेपरेट कर दिया इन दो पॉइंट्स को। लैंग्वेज बैरियर को वो ये बोलते हैं कि उसके वर्ड जो हैं वो सूटेबल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। सिमेंटिक बैरियर को इन्होंने लिया है कि जैसे उसमें जो सपोर्टिव वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं पे कुछ दिक्कत दे रहे हैं, जिससे कि जो मीनिंग है वो कन्वे नहीं हो रहा सही ढंग से, ठीक है। तो वहां पे जो मीनिंग है वो गलत हो जाता है। तो जैसे इमोशंस की बात है, अब सेंडर के इमोशंस और रिसीवर के इमोशंस ये भी जो है वो गाइड करते हैं मैसेज को, कि मतलब मैसेज का मतलब क्या समझा जाए। अब किसी ने कोई बात बोली और वो स्टर्न मैनर से बोली, तो उस केस में रिसीवर को कई बार ये लगेगा कि गुस्से से बोल रहे हैं शायद, ये इसका मतलब ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। अब कई बार वही बात जो है कि दूसरे ढंग से बोली जाए, थोड़े नॉर्मल उसमें आवाज के साथ, तो तब उसके मीनिंग कुछ और कन्वे हो जाता है ना। तो जैसे एक एग्जांपल है कि अगर अगर गुस्से से कहा जाए कुछ, अगर कह रहा है एक पर्सन दूसरे को, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, ऐसे अगर ऐसे बोला जाए, ठीक है,
ये एक इमोशन होगी, आप सुन रहे हो ना ध्यान से। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, मतलब तो अब इन दो में डिफरेंट इमोशंस आ रही है। पहली इमोशन कौन सी थी, एंगर वाली। दूसरी इमोशन कौन सी है, डाउट वाली, है ना। या तीसरी इमोशन एक और भी हो सकती है कि अरे क्या बात कर रही हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मजाक कर रहे हो। तो ये एक लाइवली सी इमोशन होगी। समझ आ रहा है आपको कि कई बार मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। तो तभी बोला जाता है कि जो कोई भी आपस में डिफरेंसेस हैं या कुछ भी है, तो वो आपस में फेस टू फेस सॉल्व करने चाहिए। व्हाट्सएप के मैसेजिंग के थ्रू या फिर फोन के थ्रू नहीं होने चाहिए। वहां पे आपकी इमोशंस थोड़ी नजर आ रही होती हैं, वहां पे तो आपके वर्ड्स, जो स्टेटमेंट्स आप कोट कर रहे हो वो समझ आ रहे होते हैं। क्लियर हो गया आपको? हाँ जी बेटा। यस मैम। इसके बाद है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगर तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है मैनेजर को, सबॉर्डिनेट्स को देने के लिए, ठीक है, तो फिर उस केस में जो सारी की जो इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट जो है उसके बीच में वो कर नहीं पाते हैं कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है जो बतानी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको कि मतलब जो मटेरियल नहीं है ना, तो वो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। तो जब उनके पास बहुत सारा ढेरों ढेर है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करनी शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो कहीं ना कहीं पे इग्नोर हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद है नॉन वर्बल क्यूज। अब इसमें क्या है कि जब कुछ कुछ तरह के कुछ इशारे, इस तरह से जेस्चर लैंग्वेज यूज की है जो कि मैच नहीं कर रही है जो मैसेज दिया गया है, तो वहां पे कई बार रिसीवर को डाउट हो जाता है कि ये मुझे कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो बातें हैं ये कई बार मिसमैचिंग में आ जाती हैं। जो जेस्चुरल लैंग्वेज है, जो जेस्चुरल कम्युनिकेशन है, वो सपोर्टिव होनी चाहिए जो भी कहा जा रहा है उसके साथ। और टाइम प्रेशर जो है वो भी नेचुरली एक बहुत बड़ा बैरियर बनता है। अगर टाइम कम है, जल्दी जल्दी में आप कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कई बार जो कम्युनिकेशन है उसको बड़ी शॉर्टन करके बताया जाता है। तो ऐसे में इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हो नहीं पाती। ठीक है। अब इफेक्टिव करनी है तो उसके लिए बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। कौन, और बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए क्या क्या है, एक तो पहले आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, ताकि जो सीनियर है वो फिल्टर ना करे इन्फॉर्मेशन, और जो रिसीवर है वो भी उसको पूरी तरह से परसीव करे इन्फॉर्मेशन को, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना सुने, पूरा सुने। दूसरा है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो सही होना चाहिए, किसी तरह के फिजिकल बैरियर्स नहीं होने चाहिए। और फीडबैक जो है वो दोनों तरफ से लेना चाहिए कि समझ भी आया नहीं आया, दोनों। उसे वर्बली पूछा भी जाए, नॉन वर्बली भी उससे इशारों में भी पूछा जाए कि समझ आया कि नहीं आया। ठीक है। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, और जो लिसनिंग है अच्छी होनी चाहिए। रिसीवर खुद ही सुनने को तैयार नहीं है, उसका ध्यान ही कहीं और है। ठीक है। एंड सी द इमोशंस डू नॉट क्लाउड एंड डिस्टॉर्ट द मैसेज, जो इमोशंस ओवर पार ना करें। अगर कोई भी ईदर ऑफ द पार्टी अगर डिस्टर्ब्ड है, अपसेट है, एंग्री है या कुछ और, तो फिर उस केस में ना तो मैसेज भेजा जाना चाहिए और ना ही उसको उस ढंग में रिसीव करके ऊपर फीडबैक देना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेनी चाहिए। और उसके बाद है कि जो नॉन वर्बल क्यूज साथ में यूज हो रहे हैं उनको भी ढंग से समझना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बेटे आपका है कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन के साथ साथ ही एक तरह से कोऑर्डिनेशन चलता है। वैसे तो अभी जैसे आपका अभी टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन को फिर हम कल ही टेकअप करें। व्हाट डू यू से? यस बताइए मैम। बेटा, है ना, कोऑर्डिनेशन को कल ही टेकअप करते हैं। इसमें ये है मेरे को कि कम से कम आप इसको अच्छे से दोबारा से एक बार ग्रास्प कर पाएंगे। ठीक है। इसमें ये आपको भी आज हमने वैसे काफी कवर कर लिया। मैंने थोड़ा इसको इसलिए लेके रखा बिकॉज मुझे ये था कि आपने ये सारा कुछ किया होगा। अगर मैं इसको बड़ी डिटेलिंग में लेके चलती तो इनफैक्ट आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग ही होना फिर, है ना। तो मेरे हिसाब से तो इट्स फाइन फ्रॉम माय साइड। आप बताइए, आपको आज समझ आ गया बेटे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। मैम हाँ जी। कैसे लग रहा है? इजी लग रहा है कि कैसे, आपको कैसे फील हो रहा है? मैम इजी है, बोलो बेटा। इजी। इजी है। इजी है मतलब ये, हाँ ये टॉपिक्स आप में पढ़े हुए हैं, है ना। आज अब मुझे बताओ, आज यस हमने मैम। कौन से एग्जाम्पल को बड़े लैबोरेटरी ढंग से अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यूज किया? कौन सा वाला एग्जाम्पल को हमने रिपीट किया, अलग अलग जो फंक्शंस कर रहे थे मैनेजमेंट के? साइकिल वाली मैम, साइकिल वाली। हाँ, साइकिल वन, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब यू ऑल आर गुड लिसनर्स, आप ध्यान से सुन रहे थे।
ठीक है। आपको ना, आप जब इसको एक बार गो थ्रू होएंगे ना दोबारा से, तो आप उसी एग्जाम्पल को माइंड